देखिए नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्लाज्मोडियम क्या है। ये मलेरियल पैरासाइट है, दैट इज अ प्रोटोजोआ। ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ये मलेरिया का इंडिविजुअल है प्लाज्मोडियम है। इसकी कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, 4 हैं, एनसीईआरटी में आपकी 3 दी गई है, ठीक है। इसमें है प्लाज्मोडियम वाइटस, प्लाज्मोडियम ओविला और प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फर्सिपेरम, जिसमें से प्लाज्मोडियम फर्सिपेरम के बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ये मोस्ट डेंजरस एंड कॉजेज द मैलिग्नेंट मलेरिया, मतलब ये कैंसरस मलेरिया कॉज करता है। क्या करता है? कैंसरस मलेरिया कॉज करता है। और बॉडी में मैलिग्नेंट इन द सेंस एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। अब इसका जो वेक्टर होस्ट है दैट इज द फीमेल एनोफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की 3 स्पीसीज कॉमनली इंडिया में पाई जाती हैं, एडीज, एनोफ्लीज और क्यूलेक्स। एडीज, एनोफ्लीज और क्यूलेक्स पाई जाती हैं, जिसमें से फीमेल एनोफ्लीज की बाइटिंग के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल एनोफ्लीज के सेलेब्री ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। जब फीमेल मॉस्किटो ब्लड सक करने के लिए आती है तो सबसे पहले वो स्प्लिट कर देती है, थूक देती है। उसके सलाइवा में पाया जाता है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, ठीक है। वो एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस जो होता है हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, इसलिए ये आसानी से सक कर सकती है। और अगर बाई चांस ये प्लाज्मोडियम उसके सेलेब्री ग्लैंड में प्रेजेंट हुआ तो उसके स्प्लिटिंग के द्वारा ये थ्रू द मॉस्किटो बाइट ये ट्रोपोजोइड स्टेज जो है ये हमारे बॉडी में क्या करेगा? एंटर करेगा। स्पोरोजोइड, ट्रोपोजोइड नहीं, ट्रोपोजोइड, स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड स्टेज जो होता है ये इंटर कर जाता है, ठीक है। अब ये स्पोरोजोइड स्टेज जो है वो इंटर करेगा, हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हुए लीवर सेल तक पहुंच जाता है हेपेटोसाइट। अब ये लीवर सेल को इन्फेक्ट कर देता है और इसके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके ढेर सारे स्पोर रिलीज करता है। उन स्पोर्स को हम साइजोजॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइजोजॉन्ट बोलते हैं। सिग्नेट रिंग शेप स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है इस समय सेल का जो होता है शेप कुछ इस तरीके का, सिग्नेट रिंग। सिग्नेट का मतलब है एंगेजमेंट वाली रिंग जो होती है ना, उसको सिग्नेट रिंग बोलते हैं। इसके ऊपर एक पत्थर जड़ा हुआ हो तो ऐसा ही कुछ स्टेज जो है इसका दिखाई देने लगता है। फिर ये यहाँ से निकल करके फिर आरबीसी को अफेक्ट करते हैं। आरबीसी को अफेक्ट करने के बाद यहाँ से स्पोर रिलीज करते हैं और ये स्पोर दोबारा फिर से आरबीसी को इन्फेक्ट कर देते हैं। और कई बार ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसको हम इरेथ्रोसाइटिक साइटोगोनी बोलते हैं। मतलब बार बार ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और यहाँ से ढेर सारे स्पोर रिलीज करते हैं। स्पोर्स को हम बोलते हैं मैक्रोगैमेटोसाइट एंड माइक्रोगैमेटोसाइट। मैक्रो को बोलते हैं मैक्रोगैमॉन्ट, इसको बोलते हैं माइक्रोगैमॉन्ट। माइक्रो जो होता है वो मेल गैमेटोसाइट होता है और जो मैक्रो होता है वो फीमेल गैमेटोसाइट होता है, ठीक है। ये गैमेट प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती है। अब फर्दर इनका डेवलपमेंट हमारे बॉडी में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये ब्लड में पड़ा रहता है। तो फिर से कोई फीमेल एनोफ्लीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करके उसे ब्लड को सक करती है तो उसमें ये सारे स्टेज, सारे के सारे स्टेज उसके द्वारा सक कर लिए जाते हैं। लेकिन ये दोनों स्टेज का फर्दर डेवलपमेंट मॉस्किटो की बॉडी में नहीं हो पाता, तो सिर्फ किसका होता है? मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट का डेवलपमेंट यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। तो ये सक करके ले जाती है, तो यही लिविंग बचते हैं, बाकी सब डेड हो जाते हैं। अब माइक्रोगैमेटोसाइट जो है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और माइक्रो जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और जबकि मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और इसे बनाता है जाइगोट। अब ये जाइगोट ब्लड के द्वारा सक किया गया है, तो ब्लड के द्वारा ही तो ये सारे पहुंचे हैं। तो कहाँ पहुंचे हैं? गट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके गट के अंदर एक सिस्ट बन जाता है, स्पोरोसिस्ट बोलते हैं। स्पोर के अराउंड जो है एक्चुअली ये जाइगोट है, ये सेक्सुअली डिवाइड करने लगेगा और ढेर सारे क्या बनाएगा? स्पोरोजॉइट्स बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोजॉइट्स बनाएगा। अब ये स्पोरोजॉइट जो ये सिस्ट रप्चर होगा तो रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होने के बाद स्पोरोजॉइट्स कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर से सेलेब्री ग्लैंड में पहुंच जाएंगे और ये फीमेल मॉस्किटो फिर से किसी को अगर फर्दर बाइट करती है तो उसको फिर से मलेरिया हो जाएगा नॉर्मल पर्सन। तो ये इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल है। ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों में कंप्लीट होती है, इसलिए प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है वो डाई जेनेटिक होती है।
जब 2 होस्ट में मिला के कंप्लीट हो तो लाइफ साइकिल क्या कहलाती है? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। देखिएगा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमने बैक्टीरियल पढ़ लिया था, वायरल पढ़ लिया था। वायरल में एक्चुअली कॉमन कोल्ड ही दिया हुआ है। इसके अलावा जो है आप वायरल में इन्फ्लुएंजा यानी इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, आप जो है HIV ले सकते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस ले सकते हैं। हेपेटाइटिस तो अभी है। हेपेटाइटिस जो है वो कई सारे तरह का होता है। हेपेटाइटिस A B C D E F G कई सारे होते हैं, ठीक है, जिसमें से हेपेटाइटिस B जो होता है वो नॉन क्योरेबल माना जाता है, उसका इलाज जल्दी नहीं हो पाता है। तो हेपेटाइटिस B जो होता है वो हेपेटाइटिस B वायरस है, मतलब ना बीमारी के साथ वायरस जोड़ दीजिए वही बीमारी हो जाएगी, वायरस हो जाएगा। हेपेटाइटिस A है हेपेटाइटिस A वायरस, B B वायरस, C वायरस, D वायरस, एक्सेट्रा। तो HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब क्या है? वायरल है। बाकी एक नया ऐड कर सकते हैं, 2 साल से झेल रहे हैं कोरोना। इसके अलावा भी हम कई सारे पढ़ते हैं। इबोला अफ्रीका में फैला हुआ था, ठीक है, इबोला वायरस, ठीक है। ऐसे ही JE वायरस है, जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो ये कई सारी बीमारियां हैं जिसमें कुछ क्योरेबल कुछ नॉन क्योरेबल। वैसे ज़्यादातर वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन या ड्रग्स इसलिए नहीं तैयार किए जा सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रेन स्टेबल नहीं होता है, समय समय पर चेंज हो जाता है, रेप्लिकेट करके चेंज कर लेता है। इसलिए इसके अगेंस्ट जो है किसी तरह का एंटीडोट बनाना आसान नहीं होता। तो उस पर्टिकुलर वायरस का हम क्या करते हैं, वायरस का सैंपल लेकर के उसके नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेन हम लैब में तैयार कर लेते हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से, जितनी तेज़ी से वो नेचुरली रेप्लिकेट करता है उससे ज़्यादा तेज़ी से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ग्रो करा लेते हैं लैब में, और नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेन तैयार करके सभी स्ट्रेन के अगेंस्ट कुछ ऐसा ड्रग्स तैयार करते हैं जो सभी स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करे, ठीक है, तब जाकर के हम फर्दर इलाज कर पाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हम बोल रहे हैं। कोरोना के ही केस में अगर आप देखेंगे तो 5 महीने लग गए थे वैक्सीन बनाने में, 5 से 6 महीने से ऊपर हो गया। तो आप सोच लीजिए कि 6 महीने का प्रोसीजर लग गया नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेन पता करने में, और उसके बाद भी म्यूटेट करके फिर नया नया स्ट्रेन आ गया। प्रेजेंट टाइम में चाइना में संघाई जो है वो बंद चल रहा है और बहुत तेजी से दोबारा फिर से इन्वेट है। तो देखेंगे सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन। तो अब आगे हमको प्रोटोजोन डिजीजेज पढ़ना है। देखिए प्रोटोजोन 2, यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। कह रहे हैं आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स, कई सालों से झेल रहा है। प्लाज्मोडियम इज ए टीनी प्रोटोजोन इज रिस्पांसिबल फॉर दिस डिजीज। तो कह रहे हैं प्लाज्मोडियम एक छोटा सा प्रोटोजोन होता है, वही इस बीमारी को कॉज करता है। नेक्स्ट, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम लाइक दैट द वाइवेक्स, मलेरी, फैल्सीपेरम और ओवेल। तो मैंने नया ऐड किया है ओवेल, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम ओवेल ये 4 स्पीसीज हैं, आप लिख लीजिएगा अलग से कहीं लिखना चाहेंगे तो। ये मोस्ट डेंजरस टाइप का इसमें क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो ध्यान दीजिएगा। and are responsible for the different type of the malaria, and of these malignant malaria caused by the Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal। तो कहना सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है मलेरिया। मलिग्नेंट मलेरिया होता है, जानलेवा होता है। फैटल मतलब क्या, जानलेवा। लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। कह रहे हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मोडियम enters to the human body as a sporozoid, that is the infectious form। अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्पोरोजोइड्स है ये इन्फेक्शियस फॉर्म है। कई बार पूछा जाता है which form is the infectious to the human being, then it is sporozoid। थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज। अंडरलाइन करिएगा, एनोफ्लीज फीमेल जो है इसकी वेक्टर होस्ट है।
वेक्टर मतलब वाहक जो कैरी करे। तो कई लोग बोल देते हैं कि मच्छर से मलेरिया होता है, नहीं, प्लाज्मोडियम से होता है। मच्छर जो है, फीमेल मॉस्किटो जो है एनोफिली, ये इसकी वाहक है, कैरियर है, कैरी कर। The parasite is initially multiplied within the liver cell and then attack to the red blood cells RBC and resulting in the rupture, and the rupture of RBC is associated with the release of the toxic substance hemoglobin, which is responsible for the chill and high fever reoccurring every 3 to 4 days. हाँ, यहाँ से एक पॉइंट हो गया। जब RBC रप्चर होता है ना, तो यहाँ से केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये बॉडी टेम्परेचर को राइज कर देता है। बॉडी टेम्परेचर को राइज करने का मतलब ये फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और चिल विथ इंटरमिटेंट फीवर आएगा, मतलब रुक रुक करके बुखार आता है। जैसे आज बुखार आएगा तो आज से कल तक रहेगा, तो फिर उतर जाएगा, ठीक है, कुछ घंटों तक रहेगा, फिर उतर जाएगा, फिर 1-2 दिन के बाद फिर बुखार होगा, फिर ठंडी, हमेशा ठंडी लगने के साथ बुखार होगा। तो अगर आपको रेगुलर इंटरवल पर आपको बुखार हो रहा है और साथ में ठंडी भी लग रही है, दैट इट मे बी द सिम्टम ऑफ मलेरिया। ऐसे ही डेंगू का होता है, उसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार, जोड़ों में एकदम दर्द होता है, बॉडी में एकदम बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, ठीक है, तो वो क्या है, डेंगू। और टाइफाइड का बता ही दिया, क्या ब्लीडिंग हो सकता है, इंटेस्टाइनल अल्सर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ अगर फीवर अटैच है तो देन इट मे बी टाइफाइड। और अगर चिल विद द इंटरमीडिएट पीरियड पे आ रहा है, एक इंटरमीडिएट टाइम पीरियड पर फीवर के साथ जो है ठंडी भी लग रही है, देन इट्स मे बी मलेरिया, ठीक है। तो सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, सबका इलाज पैरासीटामॉल ही नहीं। जैसे कभी बीमारी होती है तो मैंने बोला ना कि आधे डॉक्टर खुद के होते हैं कि बुखार हुआ है, अच्छा ठीक है पैरासीटामॉल, पता तो कर लो भैया बुखार काहे के लिए हुआ है, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, क्या है, तब तो आप इलाज करोगे। डेंगू वायरस से होता है, टोगा वायरस। मलेरिया आपने पढ़ा अभी प्लाज्मोडियम से होता है। टाइफाइड आपने पढ़ा कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तो एक बैक्टीरिया है, एक प्रोटोजोआ है और एक वायरस है, तीनों के लिए एक ही बीमारी कैसे, एक ही इलाज कैसे चलो। तो जो आपका पैरासीटामॉल होता है उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वरनाशक, मतलब बुखार टेम्परेचर को घटा देता है, बस इसका यही काम है और कुछ नहीं। ये कॉज को नहीं खत्म करता, ये क्या करता है सर? टेम्परेचर डाउन, पैरासीटामॉल। आगे देखिए, तो कह रहे हैं इसीलिए लिवर सेल के अंदर, बाद में आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करता है। जब ये रप्चर होता है, हीमोग्लोबिन होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। देन राइज द बॉडी टेम्परेचर इज एन साइन। क्या है साइन? क्या कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर है? इट्स नॉट अ डिजीज। इसके लिए आप तक छुट्टी लेते हैं, स्कूलों में लिखते थे ना लीव एप्लीकेशन, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम 3 days, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 3 days, सो काइंडली नॉट मी लीव फॉर इतना डेज। तो बीमारी तो बताए ही नहीं, ये तो बता दो कि बुखार है ना, दैट इज ए साइन। ये लिखो कि टाइफाइड से, मलेरिया से, डेंगू से ग्रसित है, तब छुट्टी चाहिए। आगे देखिएगा, when female anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development। तो कह रहे हैं जब किसी infected person को, जिसको मलेरिया हो गया है, जब इसकी बॉडी से कोई फीमेल मॉस्किटो फिर से बाइट करेगी, क्या करेगी? मॉस्किटो बाइट होगा तो वो सक करके ले जाएगी ब्लड में, तो ये सारे स्टेजेस क्या होंगे, चले जाएंगे और इनका डेवलपमेंट फर्दर यहाँ होगा, इधर नहीं हो सकता। And the parasite multiply within them to form the sporozoites that are stored in the salivary gland। तो कह रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट में आएगा, जाइगोट जाकर के गट वॉल से अटैच हो
पहुंच जाएंगे, वहीं पर स्टोर कर लिए। And when these mosquito bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body and thereby initiating the event mentioned above. तो कह रहे फिर से यही साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी, mentioned above जो प्रोसीजर है वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा। And it is interesting to note that the malarial parasite requires the two hosts, human and mosquito, to complete its life cycle, and the female anopheles mosquito is the vector that is transmitting agent to. वेक्टर या उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटिंग एजेंट बोलते हैं। यही हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। दैट इज द मलेरिया। इतना समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? डायजेनेटिक होस्ट है, पैरासाइट पता है, वेक्टर पता है, इन्फेक्शियस स्टेज पता है, कब सेक्सुअल कब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। टाइप ऑफ डिसीजेज भी आपको पता है, जिसमें से एक टाइप का मलेरिया भी आपको बता दिया गया, मलिग्नेंट मलेरिया थैलेसी में कॉज करता है। ऐसे ही अदर डिसीजेज अलग अलग तरह की मलेरिया कॉज करती है। प्रोटोजोअल डिवीजन में आपने एक पढ़ लिया क्या, प्लाज्मोडियम, दूसरा पढ़ते हैं अगली स्पीशीज है, इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। दैट मीन्स दिस पैरासाइट इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन एंड कॉजेज द डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस एंड ब्लड। ठीक है, तो जब टिश्यू को डैमेज करेगा तो वहाँ से म्यूकस या ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है, तो दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंट्री। इसके लिए डिसेंट्री पेचिस बोलते हैं ना। देखिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका is a protozoan parasite in the large intestine of the human which causes amoebiasis, that means amoebic dysentery, and symptoms of this disease include the constipation, बार-बार defecation की फीलिंग आएगी, abdominal pain होगा और क्रैम्प होगा, मरोड़ होगा, दर्द होगा, and stool with the excess mucus and blood, stool के थ्रू excess में mucus पास होगा और साथ में ब्लड भी पास हो सकता है। If only mucus passes, then it is the white dysentery, and if blood also passes through the stool, then it is known as the bloody dysentery। ठीक है, जैसे खूनी पेचिस बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर अपनी भाषा में। आगे देखिए, housefly acts as a mechanical carrier and serves to transmit the parasite from feces to the infected person to the food and food product, thereby contaminating them। तो कह रहे हैं इसका जो वेक्टर होस्ट है, ठीक है, वेक्टर जो है, वेक्टर में भी कह रहे हैं मैकेनिकल वेक्टर। इसके पहले क्यों मैकेनिकल नहीं यूज किया था? प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या था? फीमेल एनोफ्लेज। ये फीमेल एनोफ्लेज इस प्लाज्मोडियम को अपने बॉडी के अंदर रख करके कैरी करती है, और ये हाउसफ्लाई जो है ये अपने बॉडी के ऊपर इसको कैरी करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, मतलब ये गंदी जगहों पर जाकर के बैठ जाती है, फीकल मैटर एक्सेट्रा एंड सो ऑन, तो वहाँ से इस पैरासाइट को उठा करके फिर हमारे खाने पीने की चीज़ों पे बैठ जाती हैं, पानी पे बैठ जाती हैं, तो उसको कंटामिनेट करते हैं और उसी के थ्रू हमारे तक पहुँच जाता है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन।
तो कह रहे फीकल मैटर के द्वारा इन्फेक्टेड हो, मतलब मक्खी और एक कॉकरोच, ये दो सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाने वाले दो जानवर हैं, इंसेक्ट हैं जो उनको सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं। कॉकरोच भी नाली के सिंक में या बेसिन के अंदर, नालियों के अंदर इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। या फीकल मैटर का टैंक होता है उसके अंदर छिपे होते हैं, अंधेरी जगहों पर छिपे होते हैं, और वहाँ से निकल करके रात को हमारे खाने पीने की चीज़ों पर घूम करके चले जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी फूड या फूड प्रोडक्ट हैं, एक तो उनको कवर करके रखा करिए हमेशा, ठीक है, और अगर उसमें बैठ गया है तो उसको खाइए। लेकिन कितना कंट्रोल करेंगे, मिठाई की दुकान पे पहुंचेंगे ना तो वैरायटी का मक्खी जा रही है, वहाँ तो हजारों लाखों की संख्या में बैठी होगी और कहे क्या चाहिए बताइए, 2-4 तो डिब्बे के अंदर पैक होकर भी आ जाए। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया, बाकी प्रोटोजोअन के बारे में आप पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम, ठीक है। अब अगला प्रोटोजोअन के बाद क्या है, हेलमिन्थिक डिजीज। हेलमिन्थ का मतलब वर्म, वर्म बोले तो ओनली इसके मैंने बोला था क्वेश्चन पूछता है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रू वर्म, अर्थवर्म दैट इज नॉट अ ट्रू वर्म, फ्लैट वर्म दैट इज आल्सो नॉट अ ट्रू वर्म, ठीक है। तो जिनके नाम में वर्म लगा है उनको वर्म मत समझ लीजिएगा। ओनली राउंड वर्म आर कंसीडर्ड एज टू बी ट्रू वर्म, किसको, राउंड वर्म को हम सिर्फ कंसीडर करें, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा राउंड वर्म में एक आपने कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज पढ़ा हो, मतलब जिसकी वजह से स्पीशीज का नाम जाना जाता है, बता दीजिए। क्या नाम होता है, एस्कैरिस लुब्रिक्वाइड, ठीक है। एक और क्या है, ब्रोचेरिया ब्रैंकोप्टी, ये क्या करेगा, एस्कैरियोसिस, ये क्या करेगा, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस, हाथी पांव, ठीक है। तो ये दोनों पैरासाइट जो होते हैं ये हमारे कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हो जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जो होता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है दैट ब्लॉक द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद रेप्लिकेट करके इतनी ज़्यादा संख्या में बना लेता है कि पैसेज ही क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है। सीवियर केसेस में तो इंटेस्टाइन का पार्ट काट करके हटाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा इनकी संख्या हो जाती है आँख के अंदर कि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये निकलते ही नहीं हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके इसी के अंदर इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि इंटेस्टाइन को ही चोक कर देते हैं, जाम कर देते हैं। अब पता चला फीकल मैटर ही नहीं पास हो रहा है कई दिनों से, तो फिर जब अल्ट्रासोनोग्राफी कराई गई तो पता चला कि इतना दूर जो है वो ब्लॉकेज दिख रहा है और परमानेंट ब्लॉकेज दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि हटने वाला। दिस पार्ट शुड बी, इतना पार्ट हटा करके फिर आपका पार्ट बाद में जोड़ दिया, नहीं करेंगे तो जान चली जाएगी, इतना ज़्यादा पता। ये ब्रोचेरिया ब्रैंकोप्टी ये लिम्फ नोड के अंदर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, लिम्फ नोड के अंदर पाया जाता है। यूजुअली ये माइंड लिम्फ को अफेक्ट करता है, किसको, माइंड लिम्फ को अफेक्ट करता है।
ये लिम्फेटिक वेसल होता है। लिम्फेटिक वेसल में जगह जगह लिम्फ नोड पाए जाते हैं, तो ये ब्लॉक एरिया जो है ये इसके अंदर पहुंच जाता है और इसी के अंदर मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी ब्लॉकेज क्रिएट होगा, ब्लॉक हो गया। अब क्या करेगा, अब इसकी वजह से यहाँ पे लिम्फ इकट्ठा होगा, क्या होने लगेगा, लिम्फ इकट्ठा होगा, लिम्फ नोड सब और ज़्यादा स्वलिंग हो गई। और ज़्यादा स्वलिंग हो गई। अब इसको हम बोलते हैं लिम्फोडीमा। क्या बोलते हैं, लिम्फोडीमा, स्वेलिंग ड्यू टू द लिम्फ। देखिए लिम्फोडीमा, ओडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग, स्वेलिंग यानी कि मोटापा, तो लिम्फ की वजह से तो लिम्फोडीमा कहलाता है। और यही आगे चल करके क्या कहलाने लगता है, एलिफेंटियासिस। जल्दी से देख लीजिए, रहने दीजिए आज के लिए।